हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से वीडियो नंबर 5। आज की वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं मैटर के अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के बारे में। ठीक है, आप लोग इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, किन एक्टिविटीज का हम लोग सहायता ले सकते हैं, उसकी मदद से कैसे उसको हम लोग शो कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने यह भी पढ़ रखा है अब तक कि मैटर का जो अलग अलग यहाँ पर फिजिकल स्टेट जो होता है ना, यानी कि मैटर जिन फिजिकल स्टेट के साथ हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, उन फिजिकल स्टेट के पीछे का फैक्टर क्या होता है, कारण क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर अब तक मैटर के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि मैटर आखिर 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट कैसे करता है, और ये तीनों फिजिकल स्टेट जो होते हैं मैटर के, इनका अपना प्रॉपर्टी क्या होता है। हम मैटर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इन तीनों अलग अलग ग्रुप्स में, समूहों में, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि मैटर जो होता है ये अपने अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जिम्मेदार, जिसकी वजह से मैटर कहीं पर सॉलिड तो कहीं पर लिक्विड तो कहीं पर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा लास्ट चैप्टर के, उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है इसको हम फोकस रखते हैं पूरी तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दिया गया है देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो है ना, इसके 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसेस का। अगर हम बात करते हैं स्टील की, अगर हम बात करते हैं चॉक की, अगर हम बात करते हैं आयरन नेल की, तब हम जानते हैं कि यह क्या होता है, यह होता है सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करते हैं ऑयल की, वाटर की, अगर हम बात करते हैं मिल्क की, अल्कोहल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तब यह क्या होता है, यह होता है लिक्विड स्टेट मैटर का। जबकि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, एयर वगैरह, तब इसका मतलब होता है कि वह क्या है, मैटर का गैसेस स्टेट है। इससे साफ जाहिर होता है कि मैटर जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है उनके अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी कि हमारे आसपास में अगर मान लेते हैं कि 100 मैटर जो है ना वो 100 तरह का एग्जिस्ट कर रहा है, तब उन सभी के प्रॉपर्टीज को अगर कंपेयर करते हैं तब कहीं पर सिमिलरिटी मिलेगा, कहीं पर डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना, कहीं पर सिमिलरिटी मिलेगा, कहीं पर डिफरेंस मिलेगा, और इन्हीं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज को हम बेस बना लेते हैं उनको क्लासिफाई करने का, और तब हम क्लासिफाई करते हैं कि कुछ मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, कुछ मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और कुछ मैटर जो है वो गैसेस स्टेट में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताया गया है वाटर के बारे में। देखिए, वाटर एक ऐसा यूनिक सब्सटेंस होता है ना जो तीनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम कहेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, तब हम आइस की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट की बात अगर करें तब तो खुद वाटर है ही, और अगर गैसेस स्टेट की बात करते हैं तो वाटर वेपर होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा सब्सटेंस है ना जो तीनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं जो कभी आपको दिखाई पड़ते हैं, मतलब कि वो दिखाई पड़ता है या तो सॉलिड स्टेट में, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई पड़ता है लिक्विड स्टेट में, और कुछ गैसेज स्टेट में होते हैं। तो हम लोग उन्हीं को समझने वाले भी हैं। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो डिसाइड करता है कि सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, स्टेट उसका क्या होगा। दिया गया द प्रॉपर्टीज विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस आर। यानी कि ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो डिसाइड करते हैं ना कि सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस होगा। तो इसमें आपको सबसे पहला दिया गया है, देखिएगा इसे, सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है इंटर पार्टिकल स्पेस। यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो यह डिसाइड करता है कि मैटर किस फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट करेगा।
इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। मैटर के पार्टिकल्स जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एग्जिस्ट करता है उसमें आप लोगों को पता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है ना, यह मैटर जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब होता है द पार्टिकल विच एग्जिस्ट बिटवीन द स्पेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि वह स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, दूसरा आपको दिया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। यह एक दूसरा प्रॉपर्टी है जो यह डिसाइड करता है कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है उनका एक और प्रॉपर्टी जो है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, यह डिसाइड करता है कि मैटर किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिर से वही है कि या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेज में करेगा। तीसरा यहां पर निकल करके आता है प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन आपको दिया गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन। हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी लगातार मूव करते रहते हैं, इस वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रॉपर्टी वहां पर बन जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटर के जो 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होते हैं उनके पीछे के 3 फैक्टर्स होते हैं या 3 प्रॉपर्टी होता है जो डिसाइड करता है कि वह किसके साथ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, इसमें एक क्या हो गया, एक हो गया इंटर पार्टिकल स्पेस, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं इस चीज को। अब आगे देखिएगा, अब आगे आपको दिया गया है, अब देखिए तीनों जो पॉइंट्स यहाँ पर है ना, आपको अभी यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, या आपको 3 प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं या 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से मैटर अलग अलग फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये तीनों कैसे जिम्मेदार होते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं, उसको समझने के लिए तीनों को कंसिस्टेंटली एक साथ लेकर बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप ठीक है, और उसी के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन कर रखा था मैंने पहले से, इसके द्वारा आप आसानी से समझ जाइएगा। तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लेकर के भी आपको अलग अलग समझना भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, वेन इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, वेन इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जब इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत बहुत कम लगेगा, बहुत ही कम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी था वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। द इंटर पार्टिकल स्पेस इज रिड्यूस्ड, नतीजा क्या होगा, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई एक मैटर है एक्स, वो मैटर जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच में मजबूत फोर्स लग रहा है, बिल्कुल मजबूत फोर्स, एकदम एक दूसरे को एकदम बिल्कुल मजबूती से पकड़ना चाह रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। नतीजा क्या होगा, नतीजा यह होगा कि वो दोनों पार्टिकल्स जो होंगे ना ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मूव नहीं कर पाएंगे, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि उनके बीच का स्पेस क्या होगा, रिड्यूस होगा, घटेगा, और वो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। तो आगे देखिएगा, स्पेस इज रिड्यूस्ड एंड मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो क्या होगा, जब बिल्कुल पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, वो मजबूती से बंध जाएंगे, जब मजबूती से बंध जाएंगे इसका मतलब है कि वो सारे पार्टिकल, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से बना होगा ना उनके बीच का स्पेस बिल्कुल रेडियस हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल हाई लग रहा है चूंकि, और बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे पार्टिकल्स, और इस प्रकार से बिल्कुल एक जो है ना डिफिनिट एक प्रकार का हम कह सकते हैं शेप, वॉल्यूम वगैरह वो ऑक्यूपाई करेगा, लेगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में वह मैटर जो है ना एग्जिस्ट करेगा किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, वह एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। वेन इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन द constituent particles is strong and kinetic energy is sufficient for particles to move to and fro, interparticle space increases and the matter exists is a liquid। अब
इस पॉइंट में क्या आपको मेंशन किया गया है कि जब किसी मैटर, जैसे कि अब हम ले लेते हैं एक मैटर है, एक वाई एक मैटर है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स जो है ना, उनके पार्टिकल्स जो हैं वो उतना मजबूती से दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है जितना सॉलिड में था। यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कमजोर है, कम लग रहा है, पहले से कंपेयर करने पे कम लग रहा है। नतीजा क्या होगा, नतीजा यह होगा कि पार्टिकल्स के बीच जो है ना स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, स्पेस बढ़ेगा। स्पेस क्यों बढ़ेगा, सबसे पहली बात मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है ना वो क्या होगा, कमजोर है, यहाँ पर कमजोर है। तो जब फोर्स कमजोर है तो उतना मजबूती से तो खींच नहीं पाएगा एक दूसरे को। नतीजा वो अपना काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन का उसको तो शो कर सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हो, ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा, उनके बीच का स्पेस इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे स्पेस इंक्रीज करेगा तब हम क्या देखेंगे कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। जो उसका फिजिकल स्टेट पहले रहा होगा सॉलिड, अब वो सॉलिड नहीं रहा, अब वो हो गया है लिक्विड। यानी किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इंटर पार्टिकल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी जो होता है और साथ ही इंटर पार्टिकल स्पेस, ये तीनों जो है ना यहाँ पर पूरी तरह से डिसाइड कर देता है कि मैटर किस फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड या लिक्विड या गैसेस। अब तीसरा पॉइंट की ओर आते हैं, यहाँ पे when the interparticle force is negligible, ठीक है ना। जब इंटरपार्टिकल फोर्स यानी कि जो फोर्स लग रहा था ना वो जब बिल्कुल कम जाता है, बिल्कुल जो है ना वो कमजोर हो जाता है, तब क्या होता है उस सिचुएशन में पार्टिकल्स जो है ना, जब मान लेते हैं कि अब एक जेड है, ठीक है ना, एक्स वाई मान चुके थे, अब जेड मान लेते हैं कि जेड नाम का एक सब्सटेंस है, ठीक है। उनके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है ना वह बिल्कुल कमजोर है। नतीजा क्या होगा, पार्टिकल्स को खींच अब नहीं पाएगा, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में, उस तरह से जैसे सॉलिड में कर रहा था या जैसे लिक्विड में भी कर रहा था कुछ हद तक, अब वैसा नहीं खींच पाएगा। नतीजा क्या होगा, पार्टिकल्स जो है ना वो अपना नेचर दूसरा जो है, क्योंकि फोर्स वाला नेचर तो कमजोर हो रहा है ना, फोर्स वाला प्रॉपर्टी तो कमजोर है, तो कोई और प्रॉपर्टी उसके साथ है तो उसको दिखा सकता है, वो कर सकता है। तब क्या इसमें है कि when the interparticle force is negligible and kinetic energy is very high, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, बहुत बढ़ गया है। जब फोर्स कमजोर हुआ, जब वो खींच नहीं रहा उतना मजबूती से, तब काइनेटिक एनर्जी जो है वह तो हाई होगा ही, तब तो वो तो मूव करेगा ही पार्टिकल वहां पर ज्यादा तेजी से। नतीजा क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है ना वह बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नतीजा यह निकलेगा कि पार्टिकल्स के बीच का जो यहाँ पर स्पेस जो होता है वह बिल्कुल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ने का मतलब है निकल करके आता है कि अब यह एक और अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कि वह फिजिकल स्टेट है गैस का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स बिल्कुल कमजोर हुआ, पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स जो कण जो है वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाई हो रहा है, और साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी समझिएगा कि जब इंटर पार्टिकल फोर्स, अगर आप दोनों को सिर्फ ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आप और सिंपल तरीके से समझना चाह रहे हैं, तब क्या कीजिए ना कि इंटर पार्टिकल फोर्स और इंटर पार्टिकल स्पेस ले लीजिए एक साथ। तो जैसे ही देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ेगा यानी कि पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ा तो क्लोज हुआ, नजदीक हुआ। तो नजदीक होने का मतलब है कि पहले अगर ये डिस्टेंस था उनके बीच का, सेपरेशन था अगर एक दूसरे से, तो अब ये यानी कि क्या हुआ, उनके बीच का स्पेस घट गया, यानी फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस घटेगा, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ा तो इंटर पार्टिकल स्पेस घट गया, ठीक है ना। और जैसे जैसे इंटर पार्टिकल फोर्स कमजोर होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैटर जो है ना वो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के रूप में एग्जिस्ट करेगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो तीन यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गए जो डिसाइड कर रहे थे। अब इसको थोड़ा सा हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इस बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को। तो देखिए, आपको दिया गया है कि सो दिस प्रॉपर्टीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये क्या है, डिसाइड कर रहा है, यानी कोई रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैटर के तीन अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के लिए। तो आगे दिया गया है 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर विथ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोइंग। मैटर को तीन जो होते हैं ना फिजिकल स्टेट, उनको प्रॉपर्टी के साथ अब आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस तरह से बना करके
अलग अलग कॉलम यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहला में प्रॉपर्टीज, दूसरा में आपको दिया गया सॉलिड्स, तीसरे में लिक्विड है और लास्ट में क्या है, गैसेज है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो समझ सकते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंस भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना, उसके बेसिस पर डिफरेंस किया गया है किसके बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बीच में। ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म में। बिल्कुल, तो बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, मास। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है मास। ठीक है, तो यह प्रॉपर्टी सॉलिड के लिए क्या होता है, डेफिनिट होता है, मास निश्चित है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तब क्या होगा, वहां भी डेफिनिट होगा। और अगर हम बात करते हैं गैसेज की तब यहाँ भी डेफिनिट होगा, यानी मास में कोई चेंज नहीं होता है। अगर मैटर जो है ना उसका फिजिकल स्टेट अगर चेंज भी हो रहा है तब उसके मास में कोई ज्यादा हम चेंज नहीं देखेंगे। दूसरा है शेप को लेकर के। इसमें देखिए सॉलिड्स जो होते हैं इनका शेप जो है डेफिनिट फिक्स होता है, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन जो होता है ना, इंटर पार्टिकल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है पार्टिकल के बीच का कितना जबरदस्त, आपने तो अभी सुना है, उनके बीच का स्पेस बिल्कुल कम है और पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर सकता, नतीजा क्या होगा, डेफिनिट होगा। लिक्विड की बात करते हैं तो इसका शेप जो है डेफिनेट नहीं होता है, एक कंटेनर यानी कि जिस बर्तन में उसका अनुसार ले लेगा। अगर हम गैसेज की बात करते हैं तब यहाँ भी वही चीज है। जैसे एक बलून है, उसमें अगर आप एयर को अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप उसमें फिल करते हैं, भरते हैं, तब उसका शेप ले लेगा वो। अगर बलून का शेप अगर चेंज कर लिए तब क्या होगा, एयर जो है फिर उस शेप में आ जाएगा, यानी कि वो चेंज होगा कंटिन्यू। इसके बाद है वॉल्यूम, आयतन। यहाँ पर देखते हैं कि सॉलिड का जो है ना डेफिनिट होता है। ठीक है, लिक्विड्स जो है ना, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम इनका जो है डेफिनिट होगा, और साथ में गैसेज की बात करते हैं तो इनडेफिनिट, यानी कि उनका डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होगा। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, कितना ज्यादा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं इनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। कहाँ से कंप्रेस कर पाइएगा, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है उनके बीच में तो कोई स्पेस है ही नहीं, उसके पार्टिकल पहले से बिल्कुल क्लोजेस्ट है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, उसके बीच में स्पेस नहीं, तो कितना उसको नजदीक कीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। वाटर के साथ, यानी कि हम अगर लिक्विड की बात करते हैं तब यहाँ भी नेगलेबल होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गैसेज की तब यहाँ पर वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। क्यों, क्योंकि गैस में हम क्या देख रहे थे कि इंटर पार्टिकल फोर्स बिल्कुल 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 कमजोर था। ठीक है, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे तेजी से इधर उधर, तब उनके बीच का स्पेस क्या था, बढ़ गया था। तो जब स्पेस ज्यादा तो उनको तो क्लोज लाया जा सकता है ना, तो अगर आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इसके बाद है इंटर पार्टिकल फोर्स, ये तो आप सुन ही चुके हो बहुत बार। तो इसमें क्या देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होता है, सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तब क्या होता है, स्लाइटली वीकर देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से थोड़ा सा कमजोर होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैसेज की तब वो कमजोर होगा, बिल्कुल कमजोर होगा वहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं एक और प्रॉपर्टी है क्या, डिफ्यूजन का। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि सॉलिड्स जो होते हैं इनमें डिफ्यूजन बहुत बहुत स्लो होता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो थोड़ा फास्ट होगा, और अगर हम बात करते हैं गैसेज की तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके ऊपर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा रिजिड है या फ्लूइड है। रिजिड का मतलब है कि वो एक ही जगह पे कंटिन्यू रहेगा, वो अपना मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि आप इस मार्कर को जहां पर रखिएगा वहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पानी का बूंद अगर आप गिराते हैं किसी एक जगह पर तो क्या होगा, वो बूंद जो है पानी का धीरे धीरे क्या होगा, वो वहां पर स्लाइड करेगा। ठीक है ना, खिसकेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जैसे डेंसिटी वगैरह है। ठीक है ना, उस बेसिस पर भी आप वहां पर समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में करीब करीब 5-6 प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने डिफरेंस करके बता दिया है, तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। तो आज का वीडियो आपका जो था पूरी तरह से फोकस किया गया था मैटर के अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के ऊपर, उसके पीछे का फैक्टर या कौन से ऐसे कारण है जो उसको डिसाइड करते हैं कि किसमें जाएगा, उसके ऊपर था, जिसमें आपने 3 सुना आप लोगों ने। ठीक है, और साथ ही आप लोगों ने देखा कि तीनों जो होता है फिजिकल स्टेट, उसमें मैटर किन प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करता है, इसे मैंने अभी लास्ट में बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।